ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस कर चुके हैं, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं, सारे एमसीक्यू एक्सरसाइज कर चुके हैं। हो सकता है लास्ट की एक्सरसाइजेज अभी बची हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज अभी बची हो। लेट्स सी सम पॉइंट्स ऑफ समरी। यहाँ पे हम समरी के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, करीब 10 पॉइंट्स हैं। समरी के पॉइंट आपको समझ में आए वो काफ़ी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है, तो समरी के पॉइंट्स पढ़ते समय आपके मन से निकलना चाहिए कि ऑब्वियसली ये तो है ही, ऑब्वियसली ये तो है ही। समझ रहे हैं मेरी बात? समरी आप पढ़ा, नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो एक्चुअल में आपको सारे पॉइंट्स पता है। समरी में से आपको वेरीफाई करना है। सपोज आपने समरी पढ़ी, फर्स्ट टाइम पढ़ी है, ठीक है, ऑब्वियसली ये नहीं पता था, ये नहीं पता था आपको, तो ये क्यों नहीं पता था? अब समरी पढ़ेंगे तो पता तो चल जाएगा एक छोटे तरीके में, बट वो इतने लंबे समय तक याद नहीं रह सकता। तो जो पॉइंट्स आपको नहीं पता थे, जो पॉइंट्स आपको नहीं पता थे, उनके टॉपिक्स आपको वापस पढ़ने रहेंगे, मतलब आपके पढ़ने में कुछ कमी रह गई है, राइट? जैसे शुरू करते हैं और मैं समझा भी दूंगा। द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ऑब्वियसली पता है। एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन required for electron emission for metal surface can be supplied suitably by 1 heating, 2 strong electric field or irradiating, and 3 by light of suitable frequency। ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वेरी वेल। इसमें से थर्ड पॉइंट को हमने इलैबोरेट किया था। आपको नहीं ध्यान आ रहा तो आप अपनी बुक के पेजेस पलटिए और शुरू में आपको मिल जाएगा और वो वहाँ पे रिलेट कीजिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये था, समझ में आया, और ऑब्वियसली यही था। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल्स व्हेन illuminated by a light of suitable frequency. Certain metals respond to ultraviolet light, whereas others are sensitive even to visible light. तो ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है जो कि थ्योरी में आपको इतना समझ में नहीं आया होगा कि कुछ मेटल्स जिनकी हायर वर्क फंक्शन है वो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को सेंसिटिव होते हैं। वो वाले मेटल्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ओजोन लेयर है वो ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट राइज, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो ये वाले मेटल्स जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जनरली ये वाले मेटल्स उसके बाहर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाहर क्या काम हमको? इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। तो सैटेलाइट्स में बड़े बड़े पैनल्स होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी सैटेलाइट के 2 बड़े से पंख जैसे होते हैं, विंग्स जैसे होते हैं, एक्चुअल में वो सोलर पैनल्स होते हैं जिससे सैटेलाइट को एनर्जी मिलती है। तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट पे काम करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स conversion of light energy into electrical energy. It follows the law of conservation of energy. The photoelectric emission is an instantaneous process and possesses certain special features. ये
आपको समझ में आएगा और सर्टेन स्पेशल फीचर्स भी आपको क्लिक हो रहे होंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, तो 1 2 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आपके सेल में कौन सा, अपने अप्लायंस में, डिवाइस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है उस पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल दैट इज वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगला, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन 1 और 2 चीज़ों पे। पहली, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और दूसरा नेचर ऑफ एमिटर मटेरियल, मतलब वापस वर्क फंक्शन। फिर ये ध्यान देने की बात है आगे, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट it is independent of its intensity. The stopping potential is directly related to the maximum kinetic energy of the electron emitted. Intensity के independent होता है और maximum kinetic energy पर depend करता है, और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ समझ में आना चाहिए, तब इसको अप्लाई कर पाओगे। We have discussed in earlier classes, earlier videos, उसमें आप रेफर कर सकते हैं 4th फार्मूला। नहीं आता है तो आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, 4th फार्मूला पहले पूरा अच्छे से समझो। नेक्स्ट, बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर लाइट आएगी, बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई फोटो एमिशन नहीं होगा, नो मैटर हाउ लार्ज द इंटेंसिटी, में भी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो नहीं होगा, ऑब्वियसली, है ना। सब पे ऑब्वियसली वर्ड आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है आपके थ्योरी में, ठीक से नहीं पढ़ा है। द क्लासिकल वेव थ्योरी क्या था? क्लासिकल वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेन फीचर वही जो ऊपर का पॉइंट था, दैट इज द मेन फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लासिकल वेव थ्योरी मतलब लाइट वेव होती है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन फीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट्स पिक्चर ऑफ कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन, ये वर्ड अच्छा है, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंस ऑफ के मैक्स ऑन इंटेंसिटी। वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट एक कंटिन्यूस फिनोमेना है, पर जितना के मैक्स आ रहा था किसी पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट पे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, वो क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ द प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ द प्रोसेस मतलब जैसे ही फोटोन एंटर करेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। 10⁻⁻ सेकेंड से भी कम टाइम लेगा, मतलब लगभग कोई टाइम नहीं लेता है। Einstein explained these features on the basis of photon picture of light. According to this, light is composed of discrete packets of energy called quanta of photons. Each photon carries an energy E is equals to h nu and momentum P is equals to h by lambda, which depends on the frequency of incident light and not the intensity. Photoelectric emission for the metal surface occurs due to absorption of photon by electron. ये 6th पॉइंट अगर ऑब्वियसली मन से नहीं निकलता तो भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्लासिकल वेव थ्योरी क्या थी, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन क्या था, वो हो सकता है इतना क्लियर नहीं हो, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो दिमाग में। कोई बात नहीं, इसको वापस पढ़ लो और समझ में आ जाएगा। इसमें जो अंडरलाइन किया है हाईलाइट कर देता हूँ मैं। जो वर्ड्स आपको मन में रखने हैं, ये वर्ड्स अगर आप मन में रखेंगे और बीच बीच में यूज़ करेंगे
हो सकता है गलत यूज़ करें, तो फिर मैं या आपको टीचर बता ही देगा कि आपने गलत यूज़ करे हैं वर्ड्स को, सही कैसे करते हैं, तो ये वर्ड्स के मीनिंग एग्जैक्ट समझ में आने लगेंगे। यहाँ से हमको पता चलता है कि फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है और फोटोन का मोमेंटम h/λ होता है, h/λ होता है। ये दो फॉर्मूलेज यहाँ से ध्यान रखने की चीज़ है, ध्यान होंगे भी आपको। नेक्स्ट, Einstein's photoelectric equation is in accordance with the energy conservation law. Photoelectric equation एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को पूरा फॉलो करती है, हर जगह फॉलो होता है वो। As applied to the photon absorption by electron in the metal. तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कोलिजन है वो एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करता है, और वो कोलिजन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक से ये समझ सकते हैं कि क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक है तो जो एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है, जब फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो वो साउंड या ऐसे कुछ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो उन्हीं की एनर्जी में और उन्हीं के मोमेंटम में रिफ्लेक्ट होगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फोटोन एनर्जी। तो ये लिख दिया, सॉरी ये लिख दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और दिस इज फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू द फोटोन एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन। तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर है ऑफ द टारगेट मेटल, और उसको हम लोग एक पर्टिकुलर सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस से रोक सकते हैं जो कि यहाँ दिखाया है। तो ये फॉर्मूला पूरा समझ में आना चाहिए। आगे, दिस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Millikan's first precise measurement confirms the Einstein photoelectric equation as obtained an accurate value of Planck's constant. This led to the acceptance of particle or photon description of nature of electromagnetic radiation. तो पहले क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेनेशन था लाइट का, अब फोटोन या पार्टिकल और फोटोन नेचर भी सामने आया, इसलिए ड्यूअल नेचर बन गया, which was introduced by Einstein. Radiation has dual nature. आपने देखा कि वेव नेचर तो एग्जिस्ट कर रहा था, फोटोन नेचर भी आया है। यहाँ पे जो फिनोमेना पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो वेव नेचर तो पहले था, फिर फोटोन नेचर भी आया। यहाँ पे जो फिनोमेना पढ़ रहे हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पार्टिकल नेचर, फोटोन नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, बट बहुत सारे दूसरे फिनोमेना वेव नेचर शो करते हैं, वहाँ पे पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। इसलिए बोला गया कि रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, राइट। Radiation has dual nature, wave and particle, one wave, two particle. The nature of experiment determines, आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्शन कर रहे हो, रिफ्रैक्शन कर रहे हो, डिस्पर्जन कर रहे हो, स्कैटरिंग कर रहे हो, उससे पता चलेगा। द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंस वेदर अ वेव और अ पार्टिकल डिस्क्रिप्शन इज बेस्ट suited for understanding the experimental result. Reasoning that radiation and matter should be symmetrical in nature, Louis Victor de Broglie attributed a wave-like character to matter also. de Broglie ने कहा कि क्योंकि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, क्योंकि नेचर में हर चीज सिमेट्रिकल है। और दूसरे लॉजिक्स भी थे, पर उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स।
तो जो आप भी मूव करते हो तो आपके साथ भी एक एसोसिएटेड वेव है, पर हमने क्वेश्चंस में देखा है कि उसकी वेवलेंथ इतनी कम रहती है कि वो नॉन सिग्निफिकेंट रहती है, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स में या बड़े मैटर में हम लोग वेव की बात नहीं करते, वो बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट है वो। अगला, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम। ये ध्यान रखने की चीज है, मोमेंटम पे रिलेटेड है और उसका फॉर्मूला ये होता है h/p। तो वेवलेंथ पता चल जाएगी। प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻20⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है इतनी, उसको अगर डिवाइड कर दिया बजाय मोमेंटम से किसी भी चीज़ के, वो इलेक्ट्रॉन हो या वो बड़ा पार्टिकल हो, तो हमको उसके साथ एसोसिएटेड उसकी वेवलेंथ पता चल जाती है। द ड्यूअलिज्म ऑफ मैटर इज inherited in the de Broglie relation, which contains a wave concept and a particle concept। तो वेव कॉन्सेप्ट से हम वेवलेंथ देंगे और पार्टिकल कॉन्सेप्ट से उसका मोमेंटम बताएंगे। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। इट इज significantly measurable only in the case of subatomic particles like electron, proton, etc. However, it is indeed very small, quite beyond measurement in case of macroscopic objects commonly encountered in everyday life। अब significantly measurable कब बोलिए, हम वेवलेंथ को significant कब बोलेंगे, जब वो किस चीज़ के ऑर्डर की रहेगी, जो क्रिस्टल्स रहते हैं, मतलब सॉलिड मान लो, अभी सॉलिड जो रहते हैं पर्टिकुलर टाइप के सॉलिड्स, उसके एटॉमिक प्लेन्स में जितना गैप रहता है उससे भी अगर किसी चीज़ की वेवलेंथ कम है तो उसको नॉन सिग्निफिकेंट बोल देंगे। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सिग्निफिकेंट इसलिए होती है उनकी बहुत कम मासेस के कारण, और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मासेस होते हैं इसलिए नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है। और मास से क्या रिलेटेड है, मास से मोमेंटम रिलेटेड है, इसलिए वो वेवलेंथ उतनी निकल के आती है। आपने क्वेश्चंस करे होंगे, 9th वाला पॉइंट क्वेश्चंस करने पे समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बाय डेविसन एंड जर्मर एंड बाय J.P. Thomson as well as many later experiments have verified and confirmed the wave nature of electrons. The de Broglie hypothesis of matter waves supported by Bohr's concept of stationary objects। तो कुछ पे आपको इस चैप्टर में ऑब्वियसली नहीं निकला होगा, बट समझ में सब आने चाहिए, और कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल ऑब्वियसली वाले ही थे, जैसा हम हमेशा समरी में करते हैं। बट ये चैप्टर हल्का सा ट्रिकी है, हल्का सा, इसलिए आपको कुछ ऑब्वियसली नहीं निकला होगा। पर मेरी बात सुनिए, अगर चैप्टर ट्रिकी रहता है तो उस पर क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो आप क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी पे फटाफट करते जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करने का सोचें, क्वेश्चंस करते जाएं तो आपको समझ में भी आते जाएगा और क्वेश्चंस बनते जाएंगे तो मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। चलिए, हमने क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की और उस पे उसके सिंबल्स, डायमेंशन, यूनिट और रिमार्क्स। सबसे पहला प्लैंक्स कांस्टेंट, H सिंबल होता है, उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, इससे फॉर्मूला निकलता है। इससे अगर आप H इज इक्वल्स टू ई बाय न्यू कर देंगे, H इज इक्वल्स टू ई बाय न्यू कर देंगे, तो यहाँ पे जूल्स सेकेंड, जूल्स अपॉन पर सेकेंड ऐसा आ जाएगा, तो जूल्स सेकेंड यूनिट आ जाएगी, तो इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड, और डायमेंशन फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना, ml2t-1।
देन स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैपिटल वी नॉट से डिनोट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है तो उसकी यूनिट होगी वी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। उसकी यूनिट वोल्टेज के बराबर होगी, दैट इज mL2T-3A-1। डायमेंशन उसका ऐसा होगा। देन वर्क फंक्शन फाई नॉट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जितनी एनर्जी फोटोन की है माइनस वर्क फंक्शन एक एनर्जी की यूनिट है, तो इसके लिए जूल्स यूज कर सकते हैं, या इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं एनर्जी के लिए वो भी यूज कर सकते हैं। उसका डायमेंशन हो जाएगा mL2T-2। देन कम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, तो पर सेकेंड टू द पावर -1 या हर्ट्ज यूनिट रहेगी उसकी, सेकेंड टू द पावर -1 या फिर हर्ट्ज यूनिट रहेगी उसकी। उसके लिए फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं, देखा भी होगा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन अप डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं देखा हो तो अभी समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका सिंबल होता है लैम्डा, डायमेंशन होता है एल, यूनिट होती है मीटर, और फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। दिस वाज द समरी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।